दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे। चलो जानते हैं। सबसे पहले देखिए सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की। उसने इस सभ्यता को सैंधव सभ्यता कहा। ठीक है, अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने किया और हड़प्पा सभ्यता जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं अभी तक, हड़प्पा सबसे प्रमुख स्थल है। इसीलिए इस पूरी सभ्यता को बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल जितने भी स्थल की खोज हो चुकी थी, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा? क्योंकि जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं सिंधु नदी या सिंधु की सहायक नदियों के आसपास ही प्राप्त हुए हैं। जैसे आमरी, चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, हड़प्पा, कालीबंगा, बनावली, रोपड़, मांडा, जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं ये सिंधु घाटी या सिंधु नदी के सहायक नदियों के आसपास मिले हुए हैं। इस आधार पर 1924 में जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता कहा। ठीक है, इसका एक और दूसरा नाम भी है, सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अब ये सरस्वती नदी अब नहीं है। ये सरस्वती नदी को इंगित किया गया है। सरस्वती नदी और सिंधु नदी के आसपास जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं, जैसे बनावली, कालीबंगा और जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं, ये सिंधु सरस्वती के आसपास बीच नदियों में स्थल प्राप्त हुए हैं। इसीलिए सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जा सकता है। अब अगला है कांस्य युगीन सभ्यता। इन स्थलों में सर्वप्रथम कांसा मेटल का प्रयोग किया गया। जो कांसा बनता था, तांबा टिन को मिला के बना करता था, इसका प्रयोग सर्वप्रथम इस सभ्यता में दिखाई पड़ता है। इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता बोल सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रथम नगरीय सभ्यता या प्रथम नगरीय क्रांति इसको बोलते हैं। इसका प्रयोग सर्वप्रथम गॉर्डन चाइल्ड ने किया था। गॉर्डन चाइल्ड ने प्रयोग किया था। क्यों? क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम इन्हीं स्थलों में सर्वप्रथम नगर का विकास हुआ। इसीलिए गॉर्डन चाइल्ड ने इस सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहा। जब ये सभ्यता अस्तित्व में आई, ये 1924 के आसपास जब ये सभ्यता अस्तित्व में आई, तो लोगों का ये विश्वास हो गया कि हमारी भी एक संस्कृति है। क्योंकि कुछ अंग्रेज जैसे J.S. मिल एक इंग्लिश प्रोफेसर व्यक्ति थे, इनका मानना था कि पश्चिमी सभ्यता ही सर्वोपरि सभ्यता है। बल्कि जब इस सभ्यता का विकास हो गया तो उनका यह कहना गलत हो गया। हाँ, अब आगे देखते हैं काल निर्धारण। ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का पीरियड टाइम क्या था, इसके विषय में चर्चा करेंगे। एक थे जॉन मार्शल साहब। इन्होंने 3250 से 2750 BC का पीरियड टाइम बताया है। और एक मार्टिमन व्हीलर, इन्होंने 3200 से 1500 के आसपास बताया। क्यों? क्योंकि 1500 BC के आसपास से वैदिक सभ्यता का पीरियड टाइम चालू हो जाता है। इसीलिए इस आधार पर मार्टिमन व्हीलर ने 2500 से 1500 के आसपास बताया। बल्कि जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को ही नामकरण किया था। ठीक,
जब 1950 में, अब आगे देखते 1950 नहीं, आई एम सॉरी 1949 में, 1949 में जब रेडियो कार्बन डेटिंग का विकास हो गया, तब इस सभ्यता को रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार देखें तो 2350 से 2750 BC के आसपास टाइम पीरियड निकल के बाहर आता है। बल्कि हम इस पूरे हड़प्पा सभ्यता को समझने के लिए या रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार यदि हम इस सभ्यता को 3 भागों में अपने समझने के लिए 3 भागों में डिवाइड करें, पहला है आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। तो यानी कि हड़प्पा सभ्यता का छोटे नगरों का विकास, नगरीय छोटे नगर का विकास बड़े नगरों में कैसे हुआ, छोटे नगर कौन कौन से थे, उनके विषय में चर्चा करेंगे आरंभिक हड़प्पा सभ्यता में। और इसका भी जो पीरियड टाइम है ये 3200 से 2600 BC के आसपास। अब आता है नगरीय हड़प्पा सभ्यता। इसमें देखें परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, यानी कि एक विकसित नगर समाज, यानी छोटे नगर बड़े नगरों के रूप में विकसित हो चुके थे। ये 26 BC से 1900 BC के आसपास देखेंगे इसमें। और उत्तर हड़प्पा सभ्यता यानी कि 1900 BC से 1300 BC के आसपास देखेंगे। इसमें हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ये पूरे कारण कौन कौन से ऐसे स्थल हैं, इसके कंप्लीट अध्ययन करेंगे उत्तर हड़प्पा सभ्यता में। चलिए देखते हैं पहले आरंभिक हड़प्पा सभ्यता में। एक है चक 76, एक है गमनवली, एक है संधान वाला थेर। ये तीनों ऐसे स्थल हैं जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता यानी नगरीय हड़प्पा सभ्यता में पूरी तरीके से परिवर्तित हो गए। अभी तक जो साक्ष्य मिले हैं ये तीनों स्थल ही आरंभिक हड़प्पा सभ्यता से नगरीय हड़प्पा सभ्यता में परिवर्तित हुए हैं। और जैसे कोटदीजी, आमरी, नाल, ये भी आरंभिक हड़प्पा सभ्यता में पाए गए, बल्कि ये परिवर्तित नहीं हुए। कैसे परिवर्तित हुए, इसके विषय में कोई अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है। जैसे आगे देखते हैं कालीबंगा, बनावली, रोपड़, ये तीनों यानी नगरीय हड़प्पा सभ्यता में भी साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा, बनावली, रोपड़ में, और इसमें भी साक्ष्य मिले हैं। बल्कि उत्तर हड़प्पा सभ्यता में बनावली के साक्ष्य भी मिले हुए हैं, बल्कि कैसे रूपांतरण हुए, कैसे विकसित हुआ, इसके विषय में कंप्लीट अध्ययन नहीं हुआ है। यदि नगरीय हड़प्पा सभ्यता में देखें, इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये महत्वपूर्ण स्थल हैं। इस हड़प्पा सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। अब आगे देखते हैं उत्तर हड़प्पा सभ्यता। इसमें जो अभी तक हमने पढ़े हैं जितने भी स्थल हैं, यानी कि करीब 1000 से ऊपर, 1000 से ऊपर, कोई बोलते हैं 2000 से ऊपर अभी तक स्थलों की पहचान की जा चुकी है। हड़प्पा संस्कृति में अभी तक किसी बुक में मिलेगा 1000, कोई बताता है 2000 से भी ऊपर स्थल अभी तक जो खोजे जा चुके हैं। उनमें सबसे बड़ा जो एरिया है वो राखीगढ़ी, वो भी उत्तर हड़प्पा सभ्यता का ही एग्जाम्पल है। एक रोजदी, ये भी हड़प्पा सभ्यता, उत्तर हड़प्पा सभ्यता का उदाहरण है। ठीक है। पहले उनका आकार, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है, किस जो सबसे बड़ा कार्य क्या है, उसके बाद क्या है। जैसे राखीगढ़ी अभी तक जो भी खोजे गए हैं, यानी कि अभी तक 1000 से 2000 से के आसपास हड़प्पा स्थल खोजे गए हैं। उनमें से जो सबसे बड़ा जो है स्थल जो प्राप्त हुआ है राखीगढ़ी है, सबसे बड़ा स्थल अभी तक में। इसके बाद मोहनजोदड़ो, ये करीब 200 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसके बाद है हड़प्पा में 150 यानी कि 150 हेक्टेयर में है। धौलावीरा, ये है 100 हेक्टेयर के आसपास। ये सबसे बड़े जो हैं 4 सबसे बड़े हड़प्पा स्थल हैं। ठीक, अब देखते हैं नगर, यानी सभी नगर 2 हिस्सों में बटे हुए थे। एक को बोलते हैं गढ़ या सिटाडेल, दूसरा निचला शहर, यानी कि जो भी गढ़ हुआ करता था ये ऊंचे स्थान पर था, और निचला शहर यानी कि ये खाली स्थान पर हुए करते थे। यहाँ के जो भी घर जो भी बने हुए करते थे ये पकी हुई ईंटों से, और यहाँ पर जो ज़्यादा कच्ची ईंटों से, और जो भी जोड़ने काम हुआ करता था जिप्सम या गारे का प्रयोग करते थे। ठीक है।
और जो ये भी भवन ये जो भी गढ़ में जो भवन बने हुए करते थे, ये प्रशासनिक कार्य या अन्नागार या फिर सार्वजनिक मकान में प्रयोग करते थे। ठीक है। जो भी निचले शहर में जो भी घर बने हुए थे, यानी कि जो भी मकान बने हुए थे, इनमें जो सामान्य व्यक्ति थे, यानी कि जो भी श्रमिक वर्ग था, जितने भी सामान्य व्यक्ति थे, वो हमेशा निचले शहर में रहा करते थे। ठीक है। और निचले शहर में जितने भी मकान बने हैं, ज़्यादातर मकान वो हमें कच्ची ईंटों से बने हुए हैं, यानी कि जो भी मिट्टी के गिलावे से जोड़ के बनाए हुए हैं। लेकिन धौलावीरा एक ऐसा स्थल है, धौलावीरा एक ऐसा स्थल है जो 3 भागों में बटा हुआ है, यानी कि इसमें गढ़ भी है, निचला शहर भी है, और एक तीसरा जो निकल के आता है, ये आयताकार दुर्गबंदी, यानी कि इस नगर दुर्गबंदी इस नगर के चारों ओर एक आयताकार किलेबंदी है। ये केवल धौलावीरा में ही पाया गया है, किसी और स्थल में नहीं पाया गया है। चलो अब देखते हैं सड़कें। ज़्यादातर ये सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि ये है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी कि पूरब पश्चिम वाली सड़क जो भी हैं उत्तर दक्षिण में, यानी कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है। बल्कि लेकिन एक अपवाद मिला हुआ है मोहनजोदड़ो में इस प्रकार की सड़कों का विकास नहीं है, बल्कि किसी अन्य प्रकार से सुविकसित ढंग से किया गया है, बल्कि इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता मोहनजोदड़ो की सड़कें। ठीक है। अब आते हैं मकान, यानी कि कोई भी मकान कैसे बना करते थे। जैसे अभी मैंने बताया, जो भी सिटाडेल में जो भी मकान हुआ करते थे, पक्की ही ईंटों का प्रयोग करते थे, और जोड़ने के लिए जिप्सम और गारे प्रयोग करते थे। ये कच्ची ईंटों का और गिलावे का प्रयोग करते थे, यानी कि निचला शहर जो भी मकान हुआ करते थे। ठीक है। इनकी ईंटों का जो अनुपात था 4:2:1, यानी कि लंबाई करीब, इसके बाद चौड़ाई, फिर ऊंचाई, ये अनुपात की ईंटों का प्रयोग करते थे, एक खास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक। बल्कि हाँ, इनके जो मकान की जो संरचना हुआ करती थी, एक डिफरेंस, जैसे हम एक चित्र बनाते हैं, जैसे कोई ये कच्चा रास्ता मान लेते हैं, कच्चा रास्ता, इसके किनारे में दोनों तरफ नालियाँ हुआ करती थी। ठीक है। और इसके बगल में जो भी घर बने हुए करते थे, जैसे मान लेते हैं एक बीच में आंगन हुआ करता था, और आंगन के जस्ट यानी नाली तरफ एक स्नानागार हुआ करता था, और इस स्नानागार का जो भी पानी निकलता था इस नाली में अटैच हुआ करता था, और ये नाली कभी कभी पक्की हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है और कभी कभी कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। ये नाली घर के बाहर खेतों में जाके गिरती थी, और इस जो ये आंगन है, आंगन के एक और रसोई घर बना हुआ करता था, और दूसरी तरफ बाकी जो भी कमरे कटे हुए करते थे। और इसका जो मकान का जो भी दरवाज़ा है, ये रास्ता तरफ न खुल के दूसरी तरफ खुला करता था, यानी कि इधर तरफ, अपोजिट तरफ। ठीक है। यानी इसका जो द्वार है। ठीक। चलो अब देखते हैं स्नानागार, यानी मोहनजोदड़ो में एक महा स्नानागार पाया गया है, मतलब ये सिटाडेल में पाया गया है, मतलब यानी गढ़ में पाया गया है इसमें। तो ये महास्नानागार मोहनजोदड़ो के गढ़ में एक महास्नानागार पाया गया है। लोथल में
कूप और नालियों की संख्या ज़्यादा पाई गई है, बल्कि धवलावीरा में कूप तो कम पाए गए हैं, बल्कि जलकुंड जो है, जलकुंड ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन पर चर्चा करेंगे कि ऐसे क्या क्या हैं जिनको हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन पर चर्चा की जाती है। चलो देखते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो से हमें पशुपति की मोहर वाली मोहर मिली हुई है, एक यूनिकॉर्न की मोहर भी मिली हुई है। मोहनजोदड़ो से एक पुरोहित राजा जिसको संज्ञा दी गई है, ये भी मिली हुई है। और एक है कांसा की नर्तकी की एक मूर्ति मिली है, और हड़प्पा से मातृ देवी की मूर्ति मिली है, और कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं मिली है। अब इनको अलग अलग करके जान लेते हैं कि इनसे कैसे सत्यापित करेंगे कि धार्मिक हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था। चलो देखते हैं। सबसे पहले पशुपति वाली मोहर जो देखते हैं, यह एक मोहर है। अब मोहर ज़्यादातर जो भी यानी कि हड़प्पा सभ्यता में मोहर जितने भी हैं वो आयताकार हैं या फिर वर्गाकार हैं या फिर वृत्ताकार हैं। इन तीनों चीज़ों से यानी कि ज़्यादातर जो मोहरें मिली हैं वर्गाकार के रूप में ज़्यादा मिली हुई है। और उस मोहरे में बैल भैंस यानी जंगली जानवरों के भेड़ बकरी इनके चिन्ह मिलते थे, और साथ में उस मोहरे में हड़प्पाई लिपि के संकेत यानी प्रतीक चिन्ह भी मिलते थे। बल्कि इस जो इन मोहर में जो मिला हुआ है, इस मोहर में एक व्यक्ति बैठा पलथी मारे हुए, ऊपर से भैंस के सींग का मुकुट लगाए हुए है, और दोनों तरफ हाथी, गैंडा, भैंस और बाघ, ये 4 जानवर हैं। और साथ में नीचे तरफ यानी कि पैर तरफ 12 सिंह जंगली बकरे बैठे हुए हैं। साथ में ये इस आकृति में हाथ में चूड़ियाँ पहने हुए हैं। काफ़ी लोग, कुछ वैज्ञानिकों ने इसे शिव कहा, बल्कि हड़प्पा सभ्यता में इस आकृति को जो किस नाम से पुकारते थे, इसका नाम क्या था, हम कोई पता नहीं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कोई मंदिर या कोई स्थल प्राप्त नहीं हुई है। अब देखते हैं यूनिकॉर्न मोहर। यूनिकॉर्न जो मोहर है, इसमें यूनिकॉर्न मोहर ज़्यादातर मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त की गई है, और साथ में मेसोपोटामिया में जो भी मोहरें पाई गई हैं यह यूनिकॉर्न मोहर ही पाई गई हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यूनिकॉर्न ही शासन कुलीन वर्ग का प्रतीक चिन्ह था, या ये जानो कुछ और को इंगित करते हैं, ये परिभाषित नहीं कर सकते हम लोग। ठीक। हाँ, अब देखते हैं पुरोहित राजा। पुरोहित राजा की जो आकृति हमें मिली हुई है, इस आकृति में जो भी उसके दाढ़ी है यानी बाल है, बहुत अच्छी तरीके से संवारे गए हैं, और इसके सिर में एक पट्टी बंधी हुई है। इस पट्टी में राज चिन्ह का एक आकृति बनी है, जिसको काफ़ी लोग इसका पुरोहित मानते हैं और काफ़ी लोग इसको राजा मानते हैं। ठीक, इसीलिए कन्फर्म यानी कि कोई ये नहीं बोल सकता है कि ये राजा ही है या फिर पुरोहित ही है। अब देखते हैं कांसा की नर्तकी यानी कि ये विश्व की सबसे पुरानी कांसा की मूर्ति है। इस मूर्ति में एक हार पहने हुए है, और एक हाथ में 4 चूड़ियाँ हैं, और दूसरे हाथ में 24 से 25 चूड़ियाँ हैं। ये एक हाथ कंधे पर लगा हुए है, और एक हाथ जो है पैर में है। अब इसके जो बाल हैं अच्छी तरीके से बंधे हुए हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये ज़्यादातर वैज्ञानिकों ने इसको डांसिंग गर्ल कहा है, यानी कि डांसिंग गर्ल क्या है। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता
नहीं, हड़प्पा में एकमात्र देवी यानी कि एक मूर्ति पाई गई है जो नाभि से उगता हुआ पौधों को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें काफ़ी वैज्ञानिकों ने इस मूर्ति को मात्र देवी की मूर्ति कहा या उर्वरता की देवी कहा, बल्कि इनकी पूजा स्थल ये कभी भी कोई स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। अब देखते हैं कालीबंगा में काफ़ी सारी अग्नि वेदिकाएँ पाई गई हैं। इसके आसपास ही अग्निकुंड पाए गए हैं, कुआं तालाब पाए गए हैं और इसमें एक गड्ढा पाया गया है और स्नानागार भी है और उस गड्ढे में मवेशी यानी जंगली जानवरों की हड्डियां पाई गई। इसलिए यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये पशु बलि का स्थान रहा होगा अग्नि वेदिकाएँ। ठीक है, चलो अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में अंतिम संस्कार कैसे होता था। हड़प्पा सभ्यता में अंतिम संस्कार को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले है पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान का मतलब है जब व्यक्ति के शरीर को पूरी तरीके से पृथ्वी में दफना दिया जाता था और साथ में भोजन औजार रख दिया जाता था, इस विधि को बोलते हैं पूर्ण समाधान। ये ज़्यादातर ऐसे ये मुस्लिम विधि को इंगित करते हैं। अब देखते हैं आंशिक समाधान। आंशिक समाधान में होता है ये कुछ जो भी शव होते थे उनको कुछ समय के लिए खाली स्थान में छोड़ देते थे। पशु पक्षी जानवर कुछ खाने के बाद को पृथ्वी में दफना दिया करते थे। इससे क्या साबित होता है, ये पारसी धर्म को इंगित करते हैं। ठीक है, अब आता है कलश समाधान। कलश समाधान का मतलब है उस शव को अच्छी तरीके से यानी कि जला कर कलश में उसके राख को भर करके फिर इसके बाद पृथ्वी के अंदर दफना दिया करते थे। इसको बोलते हैं कलश समाधान और ये कलश समाधान हिंदू धर्म को इंगित करता है, हिंदू धर्म को। और सबसे ज़्यादा जो प्रचलित था ये पूर्ण समाधान था। आर्थिक जीवन पर चर्चा करेंगे, यानी कि वो आर्थिक जीवन पर किस चीज़ का व्यापार करते थे, क्या चीज़ का उत्पादन करते थे, क्या चीज़ का आयात करते थे, क्या चीज़ का निर्यात करते थे, कंप्लीट अध्ययन करेंगे। चलो देखते हैं। ये हमारा जो हड़प्पावासी जितने भी हड़प्पा संस्कृति यहाँ पास बची हुई थी टोटल, ठीक है, ये जो इसमें डैश जो चिन्ह किया गया है ये रास्ते हैं, जो व्यापार तंत्र है ये रास्ते को इंगित किया गया है ये। ठीक है, यानी कि ये पूरा एरिया, साथ में हड़प्पावासी आंतरिक व्यापार करते थे, साथ में बाहरी व्यापार भी करते थे, यानी कि अफगानिस्तान से, ईरान से, मेसोपोटामिया से, फारग नामक एक स्थान है यहाँ पास, इससे साथ में बहरीन से, ओमान से, यानी कि पूरा हड़प्पावासी पूरा व्यापार तंत्र मौजूद था। ठीक है, एक धौलावीरा नामक स्थान है, धौलावीरा स्थल है, यहाँ से पत्थर के बांट मिले हैं। ये साबित करता है कि तौले मापने के लिए पत्थर के बटखरे का प्रयोग करते थे हड़प्पावासी। इसमें जितना भी व्यापार करते थे ये हड़प्पावासी, कोई मुद्रा नहीं थी इसमें, केवल वस्तु के विनिमय के माध्यम से ही व्यापार करते थे। और सर्वप्रथम जो भी इनका जो मुख्य जो कार्य था इनका कृषि और प्लस व्यापार, यानी कि इनका मेन कार्य ही यही था, मेन काम ही यही था। कृषि में जो सर्वप्रथम कपास का प्रयोग हड़प्पावासियों ने ही किया है। इसके पहले व्यक्ति नहीं जानते थे
और लोथल से नाव बनाने के साक्ष्य मिले हैं। नाव बनाने के साक्ष्य क्या इंगित करता है कि हड़प्पावासी नाव बनाने के टेक्निक को यानी तरीके को जानते थे अच्छे तरीके से। ये समुद्री व्यापार भी कर सकते थे, साथ में स्थलीय व्यापार भी करते थे। ठीक है। और हाँ, और यानी कि आपस में आसपास आंतरिक व्यापार करने के लिए एक गाड़ियों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा स्थान में हड़प्पा नामक स्थल से टेराकोटा की गाड़ी प्राप्त हुई है। टेराकोटा की गाड़ी, इसमें 2 पहिए लगे हुए हैं और उसमें सामान रखने की जगह पाई गई है। ठीक है। चलो देखते हैं कैसे व्यापार संपन्न होता था। जैसे चनहोदड़ो नामक स्थान से यहाँ से कार्नेलियन पत्थर लाया करते थे, यहाँ से ला कर यहाँ से लोथल में लाते थे। लोथल में मनकों का निर्माण होता था। मनकों पत्थर लाते थे चनहोदड़ों से। आज भी कार्नियल के पत्थर ज़्यादातर मिलते हैं और आज भी गुजरात के इसी आसपास सबसे ज़्यादा मनकों का निर्माण पूरे विश्व में इसी स्थान पर किया जाता है। ठीक, ये मनकों का निर्माण करते थे। इसके बाद यहाँ से होते हुए समुद्री से व्यापार करते हुए फैलका, बहरीन, ओमान, साथ में मेसोपोटामिया, तीनों स्थान पर कार्नियल पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। साथ में मेसोपोटामिया के कब्रगाहों से भी लोथल के बने हुए मनके कब्रगाह से मिले हुए हैं। और साथ में इन चारों स्थान से और साथ में ईरान से हड़प्पा वासियों के मोहर मिले हुए हैं। ठीक, मोहर और साथ में हड़प्पा लिपि के साक्ष्य मिले हैं। ये साबित होता है कि हड़प्पावासी ईरान, मेसोपोटामिया, फैलका, बहरीन, ओमान, इन सभी से व्यापार चालू हालत में था। यानी कि मतलब ज़्यादा व्यापार नहीं करते थे, हाँ व्यापार करते थे। ठीक, इसमें जैसे ओमान से चांदी को आयात करते थे हड़प्पावासी। साथ में मेसोपोटामिया से चांदी लाजवर्द को आयात करते थे। ईरान से चांदी, एक अफगानिस्तान से सोरथुखई नामक स्थल है, यहाँ से भी चांदी को आयात करते थे हड़प्पावासी। इसके बाद ये मध्य एशिया, ईरान और सोरथुखई, इन तीनों स्थान से टिन की प्राप्ति करते थे। टिन यहाँ से प्राप्त कर लिया हड़प्पावासी। साथ में हरियाणा से भी, ठीक, हरियाणा से हो गया। इसके बाद मध्य एशिया से, अफगानिस्तान से, ईरान, इन तीनों स्थान से प्राप्त किया टिन। और राजस्थान के गणेश्वर नामक स्थान है एक, यहाँ से तांबा को प्राप्त करते थे हड़प्पावासी। तांबा प्लस टिन, इन दोनों को मिलाकर एक नई धातु बनाते थे, यानी कि नई मेटल बनाते थे, जिसका नाम था कांसा। इस कांसा का प्रयोग सर्वप्रथम हड़प्पावासियों ने ही प्रयोग किया है। इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। कांसा बनाते थे सर्वप्रथम, इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। और एक चीज़ और, कर्नाटक के कोलार नामक जो भी खदानें हैं यहाँ पास, यहाँ से नवपाषाण काल की संस्कृतियाँ थी। यहाँ से हड़प्पावासी सोना को आयात करते थे, सोना को लेते थे। क्यों? क्योंकि इस कोलार से हड़प्पावासी काफ़ी सारी वस्तुओं के साक्ष्य मिले हुए हैं। ये साबित करता है कि हड़प्पावासी और कोलार यानी कि नवपाषाण काल संस्कृति के बीच में आवागमन यानी व्यापार रहा होगा, नहीं तो कोलार में हड़प्पावासी की वस्तुएं न मिलती। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन और उनके राजनीतिक जीवन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं उनका सामाजिक जीवन कैसा था। चलो चलते हैं। सबसे पहले देख लेते मातृसत्तात्मक।
मात्र शताब्द, यानी कि अभी तक में जितने भी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं ज़्यादातर स्त्रियों की है। इसीलिए इस आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उनका समाज मात्र सत्तात्मक रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं पहनना। पहनने में ये आभूषण हार, कमरधनी, सूती वस्त्र आदि पहनते थे। बस खासकर महिलाएं केश सज्जा भी करती थीं। महिलाएं करती थीं। और इसमें ये भी देखा गया है कि पुरुष भी आभूषण पहना करते थे। ठीक, अब देखते सीवन क्या करते थे। ये यानी हड़प्पावासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों भी थे, यानी दोनों का सेवन करते थे। जैसे शाकाहारी में गेहूं, चावल, जौ, दालें, ये ज़्यादातर जो भी वस्तुएं हैं ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। इनके साक्ष्य मिले हुए हैं। ये साबित होता है कि हड़प्पावासी जो शाकाहारी जो सेवन करते थे ज़्यादातर गेहूँ, चावल, जौ, मटर, ठीक है। और मांसाहारी में सुअर, भेड़, बकरी, शायद मछली के साक्ष्य भी हमें हड़प्पा स्थल से मिले हुए हैं। ठीक है, ये हो गए सेवन में, यानी कि ये दोनों प्रकार के सेवन करते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी। अब आते हैं जीवन प्रणाली। वो अपने जीवन कैसे व्यतीत करते थे। मेन था उनका कृषि करना। मेन उनका कार्य जो था कृषि करना। इसके बाद पशुपालन भी करते थे। यानी कि गाय, भेड़, बकरी, सूअर, सारे जितने भी यानी पशुपालन जानवर होते हैं ये पशुपालन करते थे। साथ में आखेटक भी थे, यानी कि आखेट भी करते थे। क्योंकि ये पहले से आखेट चला आ रहा था हड़प्पा सभ्यता के पहले से, तो अभी तक बंद नहीं हुआ था। साथ ज़्यादातर जो काम करते थे पशुपालन, कृषि, और साथ में इनका जो मुख्य व्यापार था। ठीक, ये इन्हीं पर अपना पूरा जीवन व्यतीत करते थे। इन कृषि, पशुपालन, आखेट भी करते थे भोजन के लिए, साथ में व्यापार करते थे। ठीक, अब देखते हैं इनका स्वास्थ्य। अभी तक जो भी साक्ष्य हमें मिले हैं इस आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इनके जोड़ों में दर्द रहा होगा, या गठिया जिसको बोलते हैं। ये इन चीज़ों से ग्रसित रहे होंगे। और दांतों की इनेबल, जो भी हमें साक्ष्य मिले हैं, दांतों की इनेबल भी खराब पाए गए हैं। इससे साबित होता है कि दांत भी अच्छे स्वस्थ नहीं रहे होंगे। ठीक, अब आते हैं लिपि पर। हड़प्पाई लिपि बहुत चित्रात्मक थी। अभी तक 3500 से भी ज़्यादा उत्कीर्ण सामग्री प्राप्त की गई है। इस पर कुछ चिन्ह बने हुए थे, कुछ प्रतीक थे। अब तक 400 या 450 के आसपास इन मौलिक प्रतीकों को चिन्हित किया गया है। ये चिन्ह टेराकोटा की वस्तुएं, मोहर, मृतभांड, तांबे, कांसे में पाई गई हैं। ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। हाँ, अब चलते हैं राजनीतिक जीवन पर। ये सभी स्थल एक केंद्रीकृत से शासित होते थे या ये अलग अलग राज्य थे। इसका स्पष्ट विवरण
अभी तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन हड़प्पाई लिपि को पढ़ने के बाद बहुत सारी बातें बाहर आ जाएंगी। जो हमें मोहनजोदड़ो से रोहित राजा की मूर्ति मिली है, उस मूर्ति की दाढ़ी को बहुत अच्छे तरीके से संवारा गया है और उसके सिर में एक पट्टी बंधी है, उस पट्टी में एक चिन्ह है। इसके आधार पर स्टुअर्ट पिकट ने कहा है कि हड़प्पाई राज्य एक केंद्रीकृत राज्य था और ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जुड़वा राजधानी से शासित हो रहे थे, क्योंकि ये इनमें बड़े बड़े अन्नागार एक समान लिपि पाई गई है। हड़प्पा सभ्यता में जो सिटाडेल क्षेत्र थे, उनमें प्रशासनिक का स्वरूप का अनुमान लगाया जा सकता है। ये सभी स्थलों से औजार कम मात्रा में मिले हैं, लेकिन धौलावीरा के दुर्गबंदी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए इस सभ्यता में केंद्रीकृत नियंत्रण तो था, लेकिन कितना और किसके द्वारा, यह प्रश्न बना ही रहेगा। सबसे पहले जो ये पतन हुआ, ये 2200 के BC के आसपास से पतन प्रारंभ हुआ हड़प्पा सभ्यता का। 2000 तक पूरी तरीके से पतन हो गया, लेकिन कुछ स्थल ऐसे बचे रह गए जो 1800 ईस्वी तक बचे रह गए। ठीक है, 1820 तक, यानी कि परिवर्तन धीरे धीरे हुआ। ठीक है, यानी कि 2022 से प्रारंभ होकर 2000 तक ज़्यादातर हो गए, बल्कि कुछ स्थल ऐसे बचे रह गए जो 1800 तक यानी BC तक चलता रहा। इसमें पतन होने में भी काफ़ी अंतर है। जैसे मोहनजोदड़ो, धौलावीरा स्थल, ये ऐसे स्थल हैं इनका पतन धीरे धीरे हुआ। ठीक है, लेकिन कालीबंगा, बनावली, ये इनका अचानक ही अंत हो गया, यानी अचानक ही पतन हो गया। पतन होने में भी अंतर है। ठीक, अब देखते हैं पतन के क्या कारण थे। जैसे व्हीलर, स्टुअर्ट पिकट और गॉर्डन चाइल्ड, इन तीनों वैज्ञानिकों ने माना कि जो भी पतन हुआ है ये बाहरी आक्रमण यानी कि आर्यों के आक्रमण के आने से हुआ है। इन्होंने इस आधार पर कहा क्योंकि वेदों में यानी कि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। इंद्र को पुरंदर यानी कि किला को जीतने वाला, किला को आक्रमण करने वाला। किला का मतलब है उस गढ़ से, जो अभी मैंने पिछले वीडियो में बता रखे हैं। जैसे जो भी गढ़ क्षेत्र हुआ करते, जो ऊंचाई स्थान पर बना हुआ करता था, इसको बोलते हैं गढ़ क्षेत्र। यानी कि इंद्र इन किलों पर आक्रमण करके इनको ध्वस्त करते थे, ऐसा ऋग्वेद में बताया गया है। बल्कि इनके साक्ष्य को आक्रमण के ज़्यादातर साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसीलिए ये पूरी तरीके से मान लेना कि आर्यों के आक्रमण से ही हड़प्पा सभ्यता नष्ट हुई है, ये गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे जॉन मार्शल साहब थे, इन्होंने कहा भूकंप के आने की वजह से हुआ है, बल्कि और जैसे काफ़ी सारे वैज्ञानिकों ने बाढ़ या फिर महामारी, ठीक है, यानी महामारी के आने की वजह से इस हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। काफ़ी सारे वैज्ञानिकों ने मानते हैं कि प्राकृतिक शोषण की वजह से, यानी कि हड़प्पावासी पेड़ की कटाई, यानी कि उसका शोषण इतना ज़्यादा करते थे कि प्रकृति के परिवर्तन से ही पूरा पतन हुआ है। क्योंकि यदि इसके विषय में चर्चा करें तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे बातें कही हैं, इसलिए इतना ज़्यादा हम गौर नहीं करते हैं। जो मेन जो कारण थे इसके विषय में जान गए हैं। आज इतना ही इस वीडियो में।